जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं पेंशन के बारे में। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस और न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस। इन दोनों के अंतर को समझ रहे होंगे, साथ ही साथ इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इसको समझ रहे होंगे और इसके साथ साथ ये भी जान रहे होंगे कि आरबीआई ने ओपीएस को लेकर क्यों वार्निंग दी हुई है और आखिरकार उस वार्निंग का क्या महत्व निकल के आता है। तो साथियों, ये आप न्यूज़ आर्टिकल्स देख सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखा रखा है कि रिवर्टिंग टू ओल्ड पेंशन स्कीम पोजेस बिग फाइनेंशियल रिस्क। आरबीआई ने स्टेट्स को वार्न करते हुए कहा है कि अगर आप दोबारा से ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ बढ़ते हो तो ये एक बिग फाइनेंशियल थ्रेट की तरफ आप बढ़ रहे हो, है ना, एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। तो ये आरबीआई ने क्यों वार्निंग दी है, जानेंगे आज की इस क्लास में। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार ये पेंशन होती क्या है। तो देखिए, जिस देश के आधे से ज़्यादा युवा जो होते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं और उनको मन में एक उम्मीद रहती है कि हम तैयारी कर रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी लग जाएगी। और आखिरकार वो इस देश के युवा इतनी सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि एक बार सरकारी नौकरी मिलने के बाद हमको आराम मिल जाएगा और साथ ही साथ हमको कम करना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी मिल जाएगी कि ज़िंदगी में आप कोई भी उस नौकरी से निकाल नहीं सकता है ना। साथ ही साथ रिटायरमेंट के बाद हमको एक पेंशन मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं कारण होते हैं और कई बार पारिवारिक दबाव की वजह से भी जो होता है लोग जो होते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो मुद्दा है आज का पेंशन का है। तो साथियों, ज़्यादातर जो तैयारी कर रहे होते हैं युवा, उनके मन में कहीं ना कहीं ये विचार होता है कि जब हम रिटायरमेंट लेंगे तो उस समय हमको कहीं ना कहीं एक फिक्स अमाउंट जो होगा वो हमको मिल रहा होगा घर बैठे बैठे रिटायरमेंट के बाद भी। तो हम आज बात करने जा रहे हैं उसी रिटायरमेंट के जो प्लान की जो लोग बनाते हैं कि सरकारी नौकरी लेने का हमको पेंशन मिल रही होगी। तो वो जो पेंशन होती है वो दो तरीके की देखने को मिलती है। एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको हम ओपीएस के नाम से जानते हैं और दूसरी है आपकी एनपीएस जिसको हम न्यू पेंशन स्कीम के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं भाई ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, उसके बाद हम मानेंगे भाई एनपीएस क्या है जिसको हम न्यू पेंशन स्कीम बोल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बात करते हैं। ये ओल्ड पेंशन स्कीम किसको मिलती है, सबसे पहले ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम उन लोगों को मिलती है जो कि सरकारी नौकरी के अंदर, चाहे वो सेंटर के अंदर लगे हुए हों चाहे वो स्टेट के अंदर लगे हुए हों, जो भी 2004 से पहले की जिनकी ज्वाइनिंग है किसी भी विभाग में हो, तो उनको जो है ये जो ओपीएस स्कीम है उसका लाभ मिल रहा है कि रिटायरमेंट के बाद आपको 2004 से जो पहले लगे हुए युवा हैं या जो भी व्यक्ति हैं जो 2004 से पहले जिनकी सरकारी नौकरी लग गई थी, तो उनको जो भी पेंशन दी जाएगी रिटायरमेंट के बाद, तो उनको जो पेंशन दी जाएगी वो ओपीएस स्कीम के तहत दी जाएगी। अच्छा, अब जानते हैं ओपीएस स्कीम क्या है। साथियों, ओपीएस स्कीम जो है सरकार के द्वारा एक ऐसी स्कीम है कि जब आप रिटायरमेंट ले रहे होते हो तो जिस समय पर आपकी जो उस समय की जो सैलरी होती है उसका आधा मिलता है। उदाहरण के तौर पर आप मान के चलिए कि रमेश नाम का एक व्यक्ति है जो कि सरकारी कर्मचारी है और उसकी ज्वाइनिंग हुई थी 30,000 रुपये के साथ किसी भी एक विभाग के अंदर। उसने 23 साल की नौकरी की उस विभाग के अंदर और 23 साल बाद उसने अपना रिटायरमेंट लिया। जो भी 65 या 62 साल जो भी विभाग के अनुसार तय अवधि होती है उसके अंदर जॉब करने की, तो उसने किया। तो जब उसकी 62 की उम्र हुई और उसका रिटायरमेंट लेने का समय आया तो उसकी जो सैलरी थी वो समझो पहुंची उसकी 45-60 हज़ार मान के चलते हैं। तो उसकी जो सैलरी थी वो 60,000 रुपये उसकी हो गई। 30,000 पे उसने ज्वाइनिंग ली थी और 60,000 रुपये जब तक उसका रिटायरमेंट का समय आया तब तक उसका इंक्रीमेंट हो गया। तो 60,000 रुपये जब उसका आखिरी वेतन था, तो वो जब नौकरी कर रहा है तो उसका आखिरी वेतन जो था वो 60,000 का था। तो ओपीएस स्कीम के तहत सरकार ने क्या कर रखा है कि जो व्यक्ति है, जैसे रमेश ने आखिरी 60,000 रुपये पेमेंट अपनी नौकरी छोड़ी थी, तो जब वो रिटायरमेंट ले लेगा तो उसके जब तक वो मरेगा नहीं या जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक सरकार उसको जो है 30,000 रुपये उसकी सैलरी का आधा, जो भी उसका लास्ट सैलरी है उसका वो आधा जो होती है वो सरकार पे करती रहती है उसको पेंशन के तौर पर। तो इससे क्या होता है, इससे सरकार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है ना। तो बर्डन पड़ जाता है, लेकिन जो युवा हैं जो लोग नौकरी करके जाते हैं उनको पेंशन का लाभ मिलता है, उनको वो अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं उस पेंशन स्कीम के तहत। भाई
किसी व्यक्ति ने 30 साल दिए अपनी ज़िंदगी के सरकारी नौकरी के तहत या किसी भी नौकरी के तहत, तो उसे कहीं ना कहीं तो एक्सपेक्टेशन जगती है ना, किसी भी 30 साल जब किसी को दे रहे हो तो 30 साल बाद उसको फ़ायदा मिल रहा है ओपीएस स्कीम के तहत। तो ये तो हो गई ओल्ड पेंशन स्कीम। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई। ये आपने ओल्ड पेंशन स्कीम तो बता दी। अब नई पेंशन स्कीम क्या है? तो देखिए, नई पेंशन स्कीम क्या है। नई पेंशन स्कीम जो है, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसको अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी 2003 के अंदर, उन्होंने ओपीएस को डिसकंटिन्यू कर दिया और उन्होंने एक नई पेंशन स्कीम लेके आए। उन्होंने कहा एनपीएस स्कीम लेके आए। तो ये स्कीम जो थी वो 1 अप्रैल 2004 से, जिनकी ज्वाइनिंग 1 अप्रैल 2004 के बाद होती है, उनको इस स्कीम के तहत रखा गया कि उनको हम पेंशन देंगे। किसके तहत? एनपीएस के तहत। अच्छा, अब एनपीएस में सारे विभागों को ले लिया गया क्या? नहीं। एनपीएस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस को छोड़ते हुए बाद बाकी के सभी विभागों को ले लिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी विभाग आते हैं, जो भी केंद्र की नौकरियां होती हैं, उसमें से आर्म्ड फोर्सेस को छोड़ते हुए बाद बाकी के सभी विभागों को जो है एनपीएस स्कीम के अंदर ला दिया गया। अच्छा, अब एनपीएस स्कीम क्या है? देखिए, एनपीएस स्कीम जिस तरह से ओपीएस के अंदर क्या था, आपको जो भी आपका आखिरी सैलरी है उसका 50% सरकार जो थी वो दे रही थी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है सरकार, जैसे आपको 60,000 रुपये अभी मिल रहे हैं, तो उसमें से सरकार क्या करेगी, 10,000 रुपये हर महीने काटती रहेगी। प्लस जैसे उसका जो भी आपका रुपये आपकी सैलरी होगी, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक आपको उदाहरण से समझाता हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूँ, किसी व्यक्ति की सैलरी है, जैसे सुरेश है, सो सुरेश की सैलरी जो है 60,000 रुपये महीने अभी मिल रही है। तो सरकार ने इसके अंदर क्या प्रावधान कर रखा है, सरकार ने कहा है कि जो भी आपकी वर्तमान सैलरी मिल रही है उसका 10% जो है हम काटेंगे और प्लस 10% जो है हम अपनी तरफ से लगाएंगे और उस पैसे को हम इकट्ठा करते रहेंगे और उस पैसे को जो है हम शेयर मार्केट के अंदर लगा देंगे। ठीक है, तो जब आप रिटायरमेंट ले रहे होंगे तो उस शेयर मार्केट के तहत आपको ये सैलरी दी जा रही होगी। अच्छा, आपको नहीं समझ में आया होगा, देखिए एक उदाहरण से समझाते हैं हम आपको। सुरेश जैसे एक व्यक्ति, इसकी सैलरी है 60,000 रुपये। ठीक है, तो अब सरकार ने क्या किया, उस 60,000 की सैलरी में से 10% लिया। 60,000 का 10% कितना होगा? 6,000 रुपये होगा। तो 6,000 रुपये सरकार ने रमेश की सैलरी से लिए या सुरेश की सैलरी से लिए और 6,000 रुपये ही सरकार ने अपनी तरफ से डाले। दैट मीन्स उसके पास टोटल सरकार के पास कितना हो गया? 12,000 रुपये हो गए। अब उस 12,000 रुपये को उसने क्या कर दिया, सरकार ने उस 12,000 रुपये को शेयर मार्केट के अंदर लगा दिया। एक तरीके से म्यूचुअल फंड की तरह उसने लगा दिया। अब वो पैसा जो है, जिस समय आप रिटायरमेंट ले रहे होंगे, यदि मार्केट उस समय मंदा होगा तो आपको घाटा हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और यदि मार्केट उस समय फल फूल रहा होगा, मार्केट में तेजी होगी, तो आपको वहीं उस पैसे का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। तो सरकार ने ये प्लानिंग की कि भाई हम आपसे पैसे काट रहे हैं और उसको हम शेयर मार्केट के अंदर लगा रहे हैं। तो इसका विरोध जो है, जो भी अब रिटायरमेंट लेने का जिनका वक्त आ गया है 2004 के बाद, तो वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि भाई हमको ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर वापस लेके आओ। ओल्ड पेंशन स्कीम हमने आपको पहले ही बता रखी है कि ये है। लेकिन अच्छा, आप थोड़ा सा और फैक्चुअल बात की जरा हम बात करते हैं, तो इसी मुद्दे के अंदर क्या हुआ, वेस्ट बंगाल ने एनपीएस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने से ही मना कर दिया था और बचे हुए जो सारे स्टेट्स थे वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे एनपीएस स्कीम का। ठीक है, अच्छा, उनमें से अब कुछ स्टेट्स जो थे, जो भी अपोजिशन के रूल्ड स्टेट्स थे, जैसे कि जिनमें विपक्ष की सरकार है, तो उन्होंने क्या किया, ओल्ड पेंशन स्कीम को चुनावी वायदे के अंदर शामिल करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस ले आए। जैसे कि उन राज्यों में कौन कौन है, जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया दोबारा से। राजस्थान सरकार प्लान कर रही है, क्योंकि आगामी वर्ष में वहाँ भी चुनाव है, तो चुनावी वादा देंगे तो उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाएगा। लोग जो हैं भाई कहीं ना कहीं वोट देंगे और वोट की वजह से उनकी सरकार बन जाएगी वापस। तो राजस्थान भी प्लानिंग कर रही है। झारखंड गवर्नमेंट ने पहले से ही इसको इम्प्लीमेंट कर रखा है। पंजाब गवर्नमेंट ने अभी हाल ही फिलहाल में अनाउंस किया था और हिमाचल प्रदेश जो है उसने भी ये इम्प्लीमेंट कर दिया है। देखिए आपको न्यूज़ दिख रही होगी, हिमाचल प्रदेश डिसाइड्स टू रिस्टोर्स ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर इट्स एम्प्लॉयज़, है ना, उनके चुनावी वादों में शामिल था। और राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है, अशोक गहलोत के द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाना है। तो ये मैंने आपको बता दिया ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। तो देखिए ये हम कुछ आपको बता देते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के फ़ायदे क्या हैं और नई पेंशन स्कीम के फ़ायदे क्या हैं। देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम में जो भी पेंशन होता है उसमें वेतन से कोई भी कटौती नहीं की जाती है, जबकि भाई हम नई पेंशन योजना के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें से 10% बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है। ठीक है, ओपीएस में जो है जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध होती है, जबकि एनपीएस में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं होती है। ओपीएस में जो है एक सुरक्षित पेंशन योजना है कि जो पेंशन आपकी बंध गई है,
ठीक है, वो पेंशन आपकी बंधी रहेगी। और यदि सरकार की तरफ से कोई भी इंक्रीमेंट किया जाता है सैलरी के अंदर, तो पेंशन में भी आपकी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट होकर ये आएगा। ठीक है, जबकि एनपीएस में आपकी पेंशन मिले ना मिले इस बात का कोई भी गारंटी नहीं है। एनपीएस शेयर बाजार आधारित असुरक्षित योजना है। ठीक है, जब हम बात करते हैं ओपीएस में रिटायरमेंट के समय 50% की गारंटी है, और एनपीएस में ऐसा भी गारंटी नहीं है कि आपको पैसा मिले और या फिर पूरा पैसा डूब ही जाए। ओपीएस पर हर माह 6 महीने के बाद क्या होता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है। डियरनेस अलाउंस क्या होता है, महंगाई भत्ता जो होता है, जैसे महंगाई जो भी बढ़ती जाती है उस हिसाब से सरकार जो होती है अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है हर 6 महीने बाद, तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम वालों को मिलता है। लेकिन एनपीएस में ये जो ओल्ड 6 माह जो डियरनेस अलाउंस होता है वो नहीं मिलता है। ओपीएस के अंतर्गत जो भी पेंशन होती है वो 10 वर्ष के बाद वेतन आयोग जो होती है जो भी चेंज करता है तो वो उनको प्राप्त होता है। उस 10 वर्ष के जो वेतन आयोग होता है जो भी इंक्रीमेंट करता है, इंक्रीमेंट ही होता है 10 वर्ष बाद, है ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि डिक्रीमेंट तो नहीं होगा ना किसी भी चीज़ का, जैसे तो वही हम बात कर रहे हैं, इंक्रीमेंट ही होता है। तो इंक्रीमेंट जो होता है वो उनको मिलता है, जबकि एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं होता है। ओपीएस के अंदर इनको 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिल जाती है जब रिटायरमेंट लेते हैं उस समय पर, जबकि एनपीएस में ग्रेच्युटी नाम का कोई स्थायी प्रावधान है ही नहीं। तो ये इनके कुछ फैक्टर्स हैं ओपीएस और एनपीएस के। अच्छा, अब ओपीएस स्कीम अगर लागू होती है, देखिए आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे स्टेट्स जो होते हैं, काफ़ी सारे जो कर्मचारी होते हैं वो आपको लगातार आए दिन प्रोटेस्ट करते हुए मिल जाते हैं। कोई विधान भवन के सामने प्रोटेस्ट कर रहा होता है, तो कोई जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहा होता है। ये देखिए पुरानी पेंशन लागू की जाए, पुरानी पेंशन, वी वांट ओल्ड पेंशन, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो होता है ये ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके घाटे क्या हैं, उनको भी तो जानना ज़रूरी है। तो देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम के जो फ़ायदे हैं वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए या फिर जो उस कार्यक्रम को कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तो ये फ़ायदे की बात है, लेकिन सरकार के लिए ये घाटे की बात है। सरकार के लिए कैसे घाटे की बात है ज़रा उसको समझते हैं, और कैसे इनके फ़ायदे के लिए बात है ज़रा उसको समझते हैं। तो देखिए सरकार के अंदर क्या होता है, आप इस बात को एक उदाहरण से समझिए। जैसे कि किसी व्यक्ति के घर पर, यदि आपके घर पर यदि कोई बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है तो उसके इलाज के लिए आप पैसा देंगे, खर्च करेंगे। तो महीने का सपोज करो आपकी इनकम है 30,000 रुपये, और 30,000 में से 5,000 रुपये जो है आपका उस व्यक्ति का इलाज के ऊपर चला जाता है, तो आपका 25,000 रुपये बचता है। उस 25,000 से आप अपने घर के खर्चे चलाते हैं और तरक्की करते हैं अपनी। तो यदि वो 5,000 रुपये जो है वो व्यक्ति जो बीमार है वो सही हो जाए तो आपके घर की तरक्की ज़्यादा होगी ना। ठीक उसी प्रकार से अब सरकार के पास क्या होता है, सरकार ने अपना बजट पास किया। अब उस बजट में उन्होंने क्या किया, जो भी वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं उनको सरकार को सैलरी देनी है, और साथ ही साथ जो रिटायरमेंट ले चुके हैं उनको 50% के तहत उनको रिटायरमेंट स्कीम का पालन करना है। तो सरकार का जो है आधा से ज़्यादा पैसा जो होगा वो कहीं ना कहीं इसी स्कीम के तहत चला जाएगा, और स्टेट का जो विकास होगा या केंद्र का जो विकास होगा वो कहीं ना कहीं धीमी गति से होगा। ठीक उसी उदाहरण को, जिस तरह से एक बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है किसी भी घर में, तो वो 5,000 रुपये अगर ले रहा है, तो ठीक उसी प्रकार से जो ओल्ड पेंशन स्कीम है एक बीमारी की तरह है। सरकार ऐसा कहती है कि भाई ये तो एक तरह से बीमार व्यक्ति की तरह हो गए, कि इससे देश की जो प्रगति होती है वो कहीं ना कहीं रुक सी जाती है। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, एनपीएस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, अब एक पक्ष तो हमने सुन लिया सरकार का कि सरकार का ये पक्ष है। अब जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं उनके लिए क्या पक्ष है, भाई दोनों की बात करेंगे ना, एक की बात तो नहीं कर सकते ना। तो बराबर का कम से कम हक तो मिलना चाहिए ना। कि तो अब दूसरे मुद्दा है, जब जो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई जब हम रिटायरमेंट ले लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहिए है ना, अपने जीवन को आगे यापन करने के लिए कोई ना कोई तो हमें मिलनी चाहिए ना, कि जिससे कि हम अपने आगे के जीवन के अपनी जो बीवी हैं, अपने जो बच्चे हैं उनको हम पाल सकें, पोल सकें, है ना। तो इसलिए हमको सिक्योरिटी चाहिए। तो ये उनकी मांगे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम से किस किस को फ़ायदा हो रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई जो है आखिरकार उसने जो वार्निंग दी है, ये देखिए आरबीआई ने वार्निंग दे दी है, तो आखिरकार ये इतना बड़ा बिग थ्रेट क्यों लग रहा है। तो देखिए ज़रा इसको समझते हैं। आरबीआई ने ये कहा है कि यदि आप ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेंगे या ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर वापस आएंगे तो इससे क्या होगा, जो स्टेट का जो हर साल का जो पैसे का जो खर्चा है वो लगातार बढ़ता जाएगा। और सरकार ने ये कहा है
कि 16% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि सरकार के पास बजट नहीं होता है स्टेट का। देखिए आरबीआई का कहना ये है, सिर्फ सिंपली सी बात में ये है कि आरबीआई ये कह रही है कि स्टेट के पास अपने खर्चे के लिए भी तो पैसा कम पड़ जाता है, वो केंद्र के पास भागता है ना। तो ये जो है किस तरह से जो भी रिस्टोर कर पाएगा उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम को, तो कहीं ना कहीं स्टेट्स के पास अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। तो जब पैसे ही नहीं है तो हम वो पैसे देंगे कहाँ से? तो आप जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से तो लोन लेके आओगे आप, जब आपको भुगतान करना है। तो ये जो है एक तरीके से आरबीआई ने कहा है कि एक बड़ी तरीके से इकोनॉमिक थ्रेट की तरह निकल के साबित हो सकता है। और साथ ही साथ ये सीएजीआर की एक रिपोर्ट आई है, तो उसके अंदर भी बताया गया है 34% का सारी स्टेटमेंट गवर्नमेंट की एनुअल ग्रोथ रेट जो होती है वो पेंशन लाइबिलिटीज़ के अंदर चली जाती है। तो ये उनका कुछ कहना है। और मोंटेक सिंह आहलूवालिया जो हैं एक व्यक्ति हैं, सीजन्ड इकोनॉमिस्ट हैं और फॉर्मर वाइस चेयरमैन हैं प्लानिंग कमीशन के, जो कि पहले हुआ करता था मनमोहन सरकार ने। उन्होंने भी इस बात की चेतावनी दी है कि यदि हम ओपीएस के अंदर वापस लौटते हैं तो इसके परिणाम जो होंगे काफ़ी ज़्यादा भयंकर होंगे। तो साथियों ये मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि ओपीएस स्कीम सही है या एनपीएस स्कीम सही है। आप कौन सी स्कीम लेना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर अच्छी बात है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।